हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस। ये टेस्ट सीरीज आपका हुआ था 9 मार्च 2025 को। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो एक छोटा सा कॉमेंट भी जरूर करें। बताएं कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कुछ कमी हो तो वो बताएं। आप बताएंगे तभी इसमें सुधार किया जाएगा और आप में आगे से आगे आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहेंगे। तो आपके कमेंट पर ही वो निर्भर करता है कि आपको सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, तो आपको कमेंट जरूर करना है। तो चलो इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित फसल प्रमुख किस्म में कौन सा असममित है। आपको फसल दी हुई है और उसमें की प्रमुख किस्म दी हुई है, तो असममित क्यों बताना है आपको। तो देखो पहला दे रखा है हमें गेहूँ का दे रखा है हमें गंगा सुनहरी व सोनालिका किस्म दे रखी है। बाजरा की दे रखी है ज्योति व राजकिरण। चावल की दे रखी है माय सुगंधा बासमती और सरसों की दे रखी है पूसा बोल्ड व पीताम्बरी। तो इसमें कौन सा गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जो आपकी ज्योति और राजकिरण है वो किसी बाजरा की किस्म नहीं है। किसी किस्म में ज्योति और राजकिरण है वो आपकी किस्म में किसकी, जौ की, आपकी जौ की किस्म है। तो आपका असममित कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। आप देख लीजिए बाजरा, तो बाजरा की प्रमुख किस्म देख लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है आपकी, ये तो पूछी जाती है आपकी RH-B 30, ये पूछी जाती है। इसके अलावा पूछी जाती है आपकी RCB, ठीक है, 911। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं, क्योंकि ये RPL नहीं चल रहा है। आपकी किस्म है कौन सी, RCB 911। और एक पूछा जाता है आपका नंदी कौन सी आपकी 70। और एक कौन सा चल रहा है, पूछी जाती है आपकी पायोनियर। ये किस्म भी आपकी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, पायोनियर, ठीक है। इसके अलावा देखो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है इसके संबंधित क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर आपका बाड़मेर के अंदर, कहाँ प्रस्तावित है, आपके बाड़मेर के अंदर प्रस्तावित है। चलो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखो, चावल की दे रखी है माय सुगंधा बासमती। एक मक्का की पूछी जाती है बार बार, माही कंचन और माई धवन। एक इसकी आपकी मक्का की, इन दोनों में काफ़ी स्टूडेंट आपके कन्फ्यूज होते हैं, तो इन दोनों का आप अभी याद कर लेना। माई सुगंधा किसकी है, सुगंध आती है किसमें, चावल के अंदर, तो आपकी चावल हो जाएगी किस्म। और माई कंचन और माई धवन किसकी हो जाएगी आपकी, मक्का की। तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर व धौलपुर निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग है। डीग अभी भी जिला बना है, आपको पता ही है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे फर्स्ट बी, थर्ड ए, थर्ड बी और फोर्थ ए। तो कौन से भाग है आप बताइए कमेंट के अंदर। जिससे पहले मैं बता देता हूँ कि राजस्थान कृषि विभाग ने कितने भागों में विभक्त किया है आपको। राजस्थान को कृषि विभाग ने 10 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है आपके, 10 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से 10 भागों में विभक्त किया है, तो देख लो। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया राजस्थान को। भारतीय कितने आपके 15 है, लेकिन भारतीय ज्योग्राफी आपकी सिलेबस में नहीं है। तो देखो ये अपना प्यारा सा राजपूताना है, क्या अपना प्यारा सा राजपूताना है ये अपना प्यारा सा राजपूताना है। मैं आपको 10 के 10 अभी याद करवा दूंगा। देखो देखो पहला देख रहे हैं हमने फर्स्ट सी सबसे बड़ा है। फर्स्ट सी वो कहाँ पर आएगा आपका, पश्चिमी। सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। तो पश्चिमी कौन सा जाएगा आपका, जैसलमेर पश्चिमी। ये मान लीजिए पश्चिमी आ गया अपना। फिर कौन सा आपका फर्स्ट बी सबसे ज़्यादा फसल कहाँ होती है आपकी, नहरी प्रदेश कौन से आपकी, गंगानगर हनुमानगढ़। तो गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से आ जाएगा आपके, ये आ जाएंगे आपके फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। फिर फर्स्ट सी आ जाओ बाड़मेर की साइड, फर्स्ट सी है तो बाड़मेर की तरफ कौन सी आ जाएगी आपकी, फर्स्ट ए आ जाएगा आपका, फर्स्ट ए। नीचे जैसलमेर के नीचे कौन सा आता है आपका, बाड़मेर, वहाँ पर कौन सा आएगा आपका फर्स्ट ए। तो ये आ गया अपना फर्स्ट ए।
तो फर्स्ट ए आ गया। तो फर्स्ट ए देखो, आप शेखावटी प्रदेश में जाओ, अंतः प्रवाही प्रदेश है कौन सा, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश कौन सी में आता है आपका, सेकंड ए के अंदर आता है। तो सेकंड ए कौन सा हो जाएगा आपका, शेखावटी वाला। सेकंड ए कौन सा हो जाएगा आपका, शेखावटी वाला। देखो तो छोटा बड़ा हो सकता है। सेकंड ए हो गया आपका शेखावटी वाला हो गया, ठीक है, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का कुछ भाग आता है, ठीक है। फिर बोलो सेकंड ए तो आ गया आपका। तो सेकंड बी कहाँ पर आएगा आपका, जालौर में जाना है आपको। कहाँ पर जाना है, जालौर के अंदर। जालौर, पाली वाली इलाके किस में आते हैं आपके, सेकंड बी के अंदर आते हैं। तो ये आपका सेकंड बी आ गया। फिर अपने राजधानी में गए, राजधानी कौन सी होगी आपकी, जयपुर के आसपास वाले जिले हैं ना, जयपुर के आसपास के जिले किस में आते हैं आपके, थर्ड ए के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आपके, थर्ड ए के अंदर आते हैं। अपनी राजधानी है यहाँ पर, और वो किसके अंदर आते हैं आपकी, थर्ड ए के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक अजमेर वाला बार बार पूछा जाता है, अजमेर किस में आता है आपका, थर्ड ए के अंदर आता है, ठीक है। फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अपने डीग, नया जिला बनाया सवाईमाधोपुर किस में आते हैं आपके, थर्ड बी के अंदर। कौन से इलाके, ABCD आते हैं ये वाले इलाके, ये किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके थर्ड बी के अंदर। ये कौन सा अपना, थर्ड बी। और हमें पूछा क्या था, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर किस जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखो आपका अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, करौली के लिख देता हूँ, और सवाईमाधोपुर SM, ये किस में आएंगे आपके, थर्ड बी के अंदर आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड बी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट सी हो जाएगा। सबसे बड़ा हो गया आपका फर्स्ट सी, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सबसे बड़ा प्रदेश। और इसके बाद हम देखो आपका मेवाड़, मेवाड़ वाला जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो किस में आते हैं आपके, फोर्थ ए के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आपके, फोर्थ ए के अंदर। फोर्थ ए में आता है आपका मेवाड़, ठीक है। और आपका वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये किस में आते हैं आपके, फोर्थ बी के अंदर। यहाँ से मान लीजिए ये किस में आ जाएगा आपका, फोर्थ बी के अंदर, ठीक है। और अपना हडोती जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, गागरोंग किला, ठीक है, वो किस में आएंगे आपके, फिफ्थ के अंदर। ये आपके 10 जलवायु प्रदेश हो गए, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा आपका, फोर्थ बी, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा आपका, सबसे छोटा फोर्थ बी। तो आपको चारों क्वेश्चन आपको याद करवा दिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, और आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका अलवर, भरतपुर, डी किस कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं, आपके थर्ड बी के अंदर आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, 3 आया था। देखो, निम्नलिखित अनुसंधान के अंदर अवस्थिति में असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है हमें। तो पहला दे रखा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, और इसकी स्थापना हुई थी सेवर भरतपुर में कब, 1993 के अंदर। तो पहला ऑप्शन तो सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान विश्वविद्यालय बीकानेर, इसके साथ ही हुई थी 1993 के अंदर, सॉरी मैंने 53 बोल दिया शायद, 1993 के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम ही हुई थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1959 के अंदर। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 मक्का अनुसंधान केंद्र उदयपुर में नहीं, कहाँ पर है मक्का अनुसंधान केंद्र, आपका बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। असम्मिलित कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। एक अनुसंधान केंद्र और बच गया आपका, जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है आपका कौन सा बच गया आपका, बीजीय अनुसंधान केंद्र हो गया। कौन सा, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वो भी याद लिए, वो भी केंद्र का है आपका, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर आपका, इसकी डेट भी याद करना आपका, तबजी में है। तबजी कहाँ पर, आप बीकानेर में। और तबजी में भी कहाँ पर आपका, गुमाड़ा भी आपका नाम आता है, गुमाड़ा। और ये कहाँ पर आपका, अजमेर के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, सन 2000 के अंदर। कब हुई थी आपकी, सन 2000 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये तो हो गया आप। लेकिन आप बताओ सर, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, रारी, बार बार पूछा जाता है रारी आपका, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है आपकी रारी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, रारी बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, रारी की स्थापना कब हुई थी। रारी की स्थापना हुई थी आपकी, देखो, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ हुई थी आपकी, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। और कब हुई थी सर, ये हुई थी आपकी 1993 के अंदर, सॉरी 1943 के अंदर, वापस उल्टा बोल दिया मैंने,
1943 के अंदर हुई थी आपकी राज्य की स्थापना। कब हुई थी? 1943 के अंदर, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। आप देखो हमने पढ़ लिया इसको, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये आपके चारों है, 3 है, कौन सा आपका, ये और बता देता हूँ मैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, और आपका ये बीज अनुसंधान, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ICAR द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपका कि राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023 से 24 की तुलना में 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई? खाद्यान्न, गन्ना, तिलहन, कपास और कूड़ दे रखे थे आपको, तो आप बताओ। अभी देखो खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? खाद्यान्न में, तो खाद्यान्न में हुई थी आपकी 2023-24 की तुलना में 2024-25 में आपकी 10.67% क्या हुई थी? आपकी वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा देखो गन्ना, और गन्ना के अंदर भी क्या होता है आपका? गन्ना के अंदर हुई थी आपकी 21.21% की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी आपकी? 21.21% की वृद्धि हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बचा कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखो तिलहन, क्या दिया हुआ हमें? तिलहन दिया हुआ है। तो तिलहन में क्या हुई थी आपकी? 4.99% कमी हुई थी। 4.99% क्या हुई थी आपकी? कमी हुई थी। चौथा ऑप्शन दे रखा आपको कपास, बढ़िया, सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। ये हुई थी आपकी 29.61% की कमी। कपास में कमी हो गई अपनी 29.61%। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि कमी दर्ज की गई थी आपके 2023 से 2024 की तुलना में। तो किन में? 2 में आपकी तिलहन और कपास में कमी दर्ज की गई। तो तिलहन और कपास कौन सी? आपके 3 और 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 3 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था आपका, निम्नलिखित और आपका फसल प्रमुख उत्पादन जिले में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? ये हमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन दे रहेगा आपका बाजरा। बाजरा आपका अलवर और जयपुर में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? आपका अलवर में होता है बाजरा, और जयपुर में भी होता है। तो ये आपका सत्य कथन है। मक्का चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होता है। मक्का अनुसंधान केंद्र अभी पढ़ा हमने, कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। जो जयपुर और श्रीनगर में होता है, ये भी आपका सत्य कथन है। बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। जालौर और बाड़मेर में कपास कहाँ होगा? कपास के लिए आपको काली मिट्टी चाहिए, जो जालौर बाड़मेर में नहीं होती है। तो असम्मिलित कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखो कपास के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो क्वेश्चन आपकी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कपास सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके हनुमानगढ़ के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? आपका हनुमानगढ़ के अंदर होता है। हनुमानगढ़ वाले कोई हो तो जानते हो, हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, इसके लिए मिट्टी पूछी जा चुकी है। कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बार बार, क्योंकि आपका भी एग्जाम दे चुकी है, मुझे पता है। तो उस मिट्टी पूछी जाती है आपकी काली होनी चाहिए, और या रेगुर भी आती है आपकी। रेगुर नाम भी पूछा जा चुका है, रेगुर। इसके अलावा देखो इसे सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया। बनिया भी बोलते हैं इसको, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना के अलावा इसको क्या बोलते हैं? आपको बनिया भी बोलते हैं, आपको बनिया। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। इसके किस्में देखो, किस्में एक तो गमेती पूछी जाती है, वो बार बार एग्जाम पूछी जाती है गमेती। तो देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वीरनार, वीरनार भी किस किस्म है? गन्ने किस्म है। इसके द्वारा वराहलक्ष्मी, वराहलक्ष्मी किसी किस्म है आपकी? कपास की किस्म है। इसके अलावा कौन सी? गंगानगर, गमेती भी इंपॉर्टेंट है आपकी, गंगानगर। और गमेती भी आपकी, गमेती तो पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कपास से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? वो बनता है आपका अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र कहाँ है? कौन सा? अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र। अभी एग्जाम ज़्यादा होने लगे, आरपीएससी का लेवल भी बढ़ने लगा, तो आपको ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये केंद्र कहाँ पर आपका? ये आपका है श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर आपका? श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। और उपकेंद्र कहाँ आपका? उपकेंद्र पूछे तो देखो उपकेंद्र है आपका कहाँ पर? आपका बांसवाड़ा के अंदर। एक उत्तर में, एक दक्षिण के अंदर है। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो भारत में कपास उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है? भारत में कपास उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपका राजस्थान है, प्यारा सा अपना राजपूताना। इसका स्थान है चौथा। और लेकिन प्रतिशत या के आधार पर पूछे, इसके आधार पर कौन सा आपका? वार्षिक औसत के आधार पर तो पहला है आपका, ये भी याद रखना आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा था आपका कलाम ने, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी? राष्ट्रीय स्तर पर
ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्थाओं की सर्वोच्च संस्था कौन सी है आपकी? राजस्थान, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और एशिया विकास बैंक। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और चारों ऐसे लगते उत्तर होंगे। तो ये कौन सा होगा आपका? नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाबार्ड। आप देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। स्थापना कब हुई थी आपकी? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना आपको पूछी जा चुकी है, बार बार पूछी जा चुकी है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1976 के अंदर हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1976 के अंदर। ठीक है। राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी? राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी आपकी 27 मार्च 1976 के अंदर। 27 मार्च 1976 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 7 आया था, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो चलो असत्य कथन की पहचान करते हैं हम। पहला ऑप्शन दे रखा है मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है, ये आपका सत्य कथन है। इसबगोल एवं औषधीय पौधा जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। इसबगोल को क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा कहते हैं। यह भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, घोड़ा जीरा किसे कहते हैं? आपके इसबगोल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। जोधपुर, बाड़मेर तथा नागौर राज्य के प्रमुख जीरा उत्पादन जिले हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। जोधपुर, बाड़मेर और जीरा मंडी भी कहाँ पर आपकी? जोधपुर के अंदर। जीरा मंडी कहाँ पर? जोधपुर की। छिपा बड़ौदा बारा धनिया मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। धनिया मंडी के लिए प्रसिद्ध आपकी छिपा मेड़ा जो छिपा बड़ौदा है, बारा नहीं, धनिया मंडी की सबसे प्रसिद्ध मंडी कौन सी है आपकी? रामगंज मंडी, कोटा। कौन सी आपकी? रामगंज मंडी, कोटा के अंदर। रामगंज मंडी कहाँ पर आपकी? कोटा के अंदर। तो आपका असत्य कथन पूछा था मैं, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो इसका 7वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या था आपका? भील जनजाति द्वारा दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि कौन सी है? पहाड़ी और ढलान पर कौन सी कृषि करते हैं भील? मक्का की कृषि करते हैं। उसको क्या बोलते हैं आपको? चिमाता, दजिया, कुमारिया, फायरे। तो उसका नाम है आपका चिमाता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देखो 3 प्रकार की कृषि की जाती है बिलो द्वारा। एक तो की जाती है आपकी वालरा। क्या की जाती है? वालरा। वालरा क्या बोलते हैं आपकी? झुमिंग कृषि बोलते हैं आपको, झुमिंग कृषि। राजस्थान में जो कृषि की जाती है झुमिंग, उसे क्या बोलते हैं आपके? वालरा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो आपकी दूसरा ऑप्शन दे रखा है दजिया। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन दे रखा है दजिया। दजिया क्या करते हैं? इसको समतल मैदान में करते हैं बिल। इसकी खेती किस में करते हैं आपके? समतल मैदान के अंदर, समतल मैदान के अंदर। ठीक है। और चौथी हमने पढ़ी ली कौन सी आपकी? चिमाता। चिमाता है। चिमाता क्या करते हैं आपके? ढलान पर करते हैं। इसकी खेती किस पर करते हैं आपके? जो ढलान पर खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके? चिमाता बोलते हैं, ढलान पर। और एक कृषि किसी करते हैं हम, एक कृषि करते हैं आपकी भील जनजाति करती है, वो किसी करती है आपकी? मक्का की। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया था आपका? 9 आया था कि वर्ष 2022-23 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत था 44.66%, 52.13%, 35.86% या 38.98%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 44.66%। 9 का आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और स्थान कौन सा था इसमें? स्थान था बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। कौन सा स्थान था आपका? प्रथम स्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स तथा श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सूती वस्त्र संयंत्र क्रम से स्थित है। देखो जो आपका राजस्थान स्पिनिंग व वीविंग मिल्स है वो तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। तो देखो गुलाबपुरा कहाँ पर दे रखा है, उसको पकड़ो पहले बताओ। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। और आपकी श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कहाँ हो जाएगी? कोटा के अंदर। तो आंसर तो देखो ऐसे भी पकड़ना चाहिए आपको, ऑप्शन से भी देख लेना चाहिए। एक मिल दी हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए वो मिल कहाँ पर, ऑटोमेटिक आंसर पकड़ा जाएगा ऊपर। गुलाबपुरा देखो 1 में दे रखा है। तो गुलाबपुरा यदि गोपाल इंडस्ट्रीज देखो मुझे नहीं पता थी, लेकिन फिर वो कोटा के अंदर आ गई, तो आंसर सही हो गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मिलता है इस क्वेश्चन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलता है जो आपकी ये है कौन सी? राजस्थान स्पिनिंग व वीविंग मिल। एक तो ये हो गई, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1, प्लस इसके अंदर वाला आपकी 3 जो सहकारी मिल थी, सहकारी मिल थी, उनको मिलाकर एक क्या बनाया गया था? एक बनाया गया था आपका स्पिन फेड। क्या बनाया गया था आपका? स्पिन फेड। वो इंपॉर्टेंट था, स्पिन फेड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा चुका है। स्पिन फेड बनाया गया था किन मिलों को मिलाकर? ये तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स और प्लस 3 आपकी सहकारी मिल्स है, कपड़ा उद्योगी
3, ठीक है। इनको मिलाकर क्या बनाया गया था आपका स्पिनफेड बनाया गया था। कब बनाया गया था ये बनाया गया था आपका 1 अप्रैल 1993 को, 1 अप्रैल 1993 के अंदर बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, इसका मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है। कभी लोग सोचे कि ये भीलवाड़ा के अंदर है, तो मुख्यालय भी भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। मुख्यालय कहाँ पर आपका जयपुर के अंदर, याद रखना किसके अंदर है आपका जयपुर के अंदर। चलो आपका ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। आप देखो आपकी 3 सहकारी मिल कौन सी थी, यहाँ पर देख लीजिए 3 सहकारी मिल कौन सी थी आपकी। 1 नंबर कौन सी थी आपकी, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, आपका राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, कताई मिल्स यहाँ लिख देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 के अंदर। कब हुई थी आपकी 1965 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी आपकी 1965 के अंदर आपकी गुलाबपुरा, और गुलाबपुरा कहाँ पर आपका भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी देखो, दूसरी कौन सी थी आपकी, दूसरी थी इसके अलावा आपकी श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल। आगे तो वही आ जाएगा सहकारी कताई मिल। और ये कहाँ पर आपकी सहकारी कताई मिल, ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1978 के अंदर। कब हुई थी आपकी 1978 के अंदर। एक बच गई आपकी, एक कौन सी बच गई, तो एक यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरी वो थी कौन सी आपकी श्री गंगापुर, सॉरी गंगापुर, गंगापुर सहकारी कताई मिल। गंगापुर सहकारी कताई मिल है ना, आपकी जो सहकारी कताई मिल है वो कहाँ पर आपकी भीलवाड़ा के अंदर, गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। वो कहाँ पर आपकी गंगापुर, और गंगापुर कहाँ पर आपका भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी याद लेना, गंगापुर गंगानगर मत कर देना, भीलवाड़ा के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1981 के अंदर। कब हुई थी 1981 के अंदर। 3 सहकारी मिल हो गई, 3 सहकारी मिल प्लस एक आपकी जो राजस्थान स्पिनिंग व वीविंग मिल है, इसको मिलाकर क्या बनाया गया था आपका स्पिनफेड बनाया गया था। और ये डेट पूछी जा चुकी है 1 अप्रैल 1993 को बनाया गया था। कब बनाया गया था आपका 1 अप्रैल 1993 को। और अब इसका मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ पर आपका जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हो। 11 नंबर क्वेश्चन आया था आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है। औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है। कौन सा आपका निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, देखो निमराना अलवर के अंदर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है, रणपुर कोटा के अंदर नहीं है, और बोनाटा जोधपुर के अंदर है। तो आपको क्या पूछा था, नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो रणपुर कोटा के अंदर क्या है आपको ये भी बता देता, आपका एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क, ठीक है। वैसे एग्रो फूड पार्क और भी है आपके बोनाटा जोधपुर में भी है। कहाँ पर आपका बोनाटा जोधपुर में के अंदर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बोनाटा जोधपुर में। इसके अलावा कहाँ पर है आपका उद्योग विहार गंगानगर, उद्योग विहार गंगानगर में भी है। इसके अलावा एक आपका अलवर के अंदर है, कहाँ पर आपका अलवर के अंदर है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, देखो देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो कौन सा था आपका। देखो देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ बनाया गया था आपका सीतापुरा जयपुर। फर्स्ट कौन सा था आपका सीतापुरा जयपुर वाला, सीतापुरा और आपका जयपुर को जे लिख देता हूँ जयपुर। और ये कब बनाया गया था आपका 1997 के अंदर। डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया था पहला औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क आपका 1997 में बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका 12 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित सीमेंट संयंत्र और अवस्थिति पर विचार करना है आपका। राजश्री सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके वाइट सीमेंट खारेखंगा जोधपुर, मंगलम सीमेंट मोडा कोटा के अंदर है, ये आपका सही है। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर के अंदर है, ये भी आपका सही है। और उपलब्ध में से सही सुनित युगम पूछा है। देखो जो राजश्री सीमेंट है ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कहाँ पर आपका राजश्री सीमेंट आपका खारिया मीरापुर, कहाँ पर आपका खारिया, देखो खारिया ये भी हो सकता है इसलिए मैं आगे लिख देता हूँ नाम मीरापुर, खारिया मीरापुर। और ये कहाँ पर आपका नागौर के अंदर, कहाँ पर आपका नागौर के अंदर। दूसरा देखो ऑप्शन दे रखा है आपका जेके वाइट खारेखंगार, सबसे रास्ता का सबसे बड़ा है खारेखंगार जोधपुर के अंदर सीमेंट कारखाना, वो किसका आपका बिरला वाइट सीमेंट, किसका आपका बिरला वाइट सीमेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन दे रखे हैं इसी के अंदर। वाइट सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट है वो कहाँ पर आपका खारेखंगार जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना,
ठीक है। और तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सही 3 और 4, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आंसर तो ये हो गया। ठीक है। अब देखो चित्तौड़गढ़ दे रखा है पहले ऑप्शन में, चित्तौड़गढ़ आपका इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, देखो चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं आपका, सीमेंट नगरी बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं आपकी, सीमेंट नगरी बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीमेंट नगरी बोलते हैं। और चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से सीमेंट के कारखाने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से कारखाने आपके चित्तौड़गढ़ में, देखो आपका एक तो चेतक है, ठीक है, और एक जेके वाइट है, जेके डब्ल्यू लिख देता हूँ वाइट, और वो कहाँ पर आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, निम्बाहेड़ा, और वो आपकी चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ दिख रहे हैं तो चित्तौड़ के अंदर है। और एक लाफार्ज, लाफार्ज का कार्य भी कहाँ पर है आपका कारखाना, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक के अलावा आपका वंडर सीमेंट भी है, वंडर सीमेंट का कारखाना भी कहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और आपका देखो दूसरा ऑप्शन में आपका दे रखा था जेके वाइट सीमेंट, तो जेके वाइट सीमेंट का जो आपका पहला कारखाना था, कौन सा कारखाना, पहला कारखाना, वो कहाँ पर था आपका गोठन नागौर के अंदर, कब हुआ था आपका गोठन नागौर। देखो सभी क्वेश्चन आ गए इसके सीमेंट कारखाने के जितने इंपॉर्टेंट थे, गोठन, और गोठन नागौर कहाँ पर आपका गोठन नागौर में, और कौन सा था आपका प्रथम। देखो आपको ये भूले कि जेके वाइट सीमेंट, राजस्थान का पहला वाइट सीमेंट कौन सा था, वो था आपका जेके वाइट, और कहाँ पर था आपका गोठन नागौर के अंदर, और प्रथम था। राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है आपका, वो आपका बिरला वाइट सीमेंट खारे खंगार जोधपुर के अंदर। ठीक है। राजस्थान की सीमेंट नगरी कौन सी है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में आपको ये भी पूछा जा चुका है सीमेंट कौन कौन से कारखाने, सभी मैंने बता दिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आया था आपका, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कितना भाग राजस्थान में है, लगभग 38%, लगभग 45%, लगभग 52% या लगभग 68%। तो देखो आप अपने क्या दे रखा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपके, WDFC भी आ सकता है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी, इसकी कुल लंबाई है आपकी 1504 किलोमीटर, कितनी है आपकी 1504 किलोमीटर है। ठीक है। और राजस्थान में कितनी है आपकी, राजस्थान में इसकी लंबाई है 567 किलोमीटर, कितनी है 567 किलोमीटर। और ये लगभग इसका कितना प्रतिशत है, इसका प्रतिशत है लगभग आपका 38%। ये पूछा हमने कितना प्रतिशत है आपका, 68% है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और राजस्थान कितने जिलों से होकर जाता है, राजस्थान के 7 जिलों के होकर जाता था। ठीक है। पहले अभी नए जिले बन गए, जैसे डीग बन गया, कोटपुतली बेरोड बन गया, क्योंकि अलवर से स्टार्ट होता है, तो डीग अलवर से बाद में आपका कोटपुतली बेरोड जयपुर भी आता है, तो उसके पहले आपका कोटपुतली बेरोड वाला नया जिला बना आपका। और इधर नागौर में जाएंगे तो इस कोटा चामुंडी नए जिले बने, उसका पता नहीं, पहले आपका क्या था 7 जिले थे, वो पहले ही बता देता हूँ मैं, आगे जिले अपडेट हो तो आप देख लेना कोई नई बुक में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, निम्नलिखित से अंतर अवस्थिति में असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म का हमें चयन करना है। तो कैप्सन मीटर कंपनी कहाँ पर आपकी, जयपुर के अंदर है। कैप्सन मीटर आपकी वो कहाँ पर आपकी जयपुर के अंदर है, और किसके अंदर बनाती है आपकी, बिजली के मीटर बनाती है, बिजली के मीटर भी छोटा आएगा बिजली में। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये आपकी कोटा के अंदर है, ये भी आपका सही है। सेंट गवर्नमेंट ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर के अंदर नहीं है, सेंट गवर्नमेंट ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर आपकी, कैरानी बिलवाड़ी अलवर, कहाँ पर आपका कैरानी, कैरानी कहाँ पर आपका भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर आपका अलवर के अंदर। तो आपको क्या पूछा था आपका, असम्मिलित पूछा था। असम्मिलित क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चमल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान कोटा के अंदर आपका, गड्डेपान कहाँ पर आपका कोटा के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका आंसर हो गया, असत्य कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पर आपका कैरानी बिलवाड़ी अलवर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड अवस्थित है। जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहाँ पर अवस्थित है आपका, जोधपुर के अंदर अवस्थित है, अजमेर के अंदर अवस्थित है, या उदयपुर के अंदर स्थित है, या जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर। सर्वाधिक ऊन जोधपुर में होती है, बीकानेर में होती है। इसका आंसर आप कमेंट के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधार चीनी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधार चीनी संयंत्र स्थापित किया गया था वो भोपाल सागर में किया गया था, केशवरायपाटन में किया गया था, जोटवाड़ा में किया गया था, श्री गंगानगर में किया गया था। केशवरायपाटन में तो लेट खुली थी, वो अभी बंद है 1965 के समथिंग चीनी की फैक्ट्री खुली थी इसमें 1965। तो इसका आंसर क्या बताना है हमें, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 श्री गंगानगर के अंदर। तो श्री द गंगानगर शुगर मिल खुली थी पहले, इसकी व्याख्या करते हैं हम
कब? द गंगानगर शुगर मिल, शुगर मिल्स। ये कब खुली थी आपकी? पहले निजी क्षेत्र में खुली थी 1937 के अंदर, 37 के अंदर खुली थी आपकी श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर जिला आपका, वहाँ पर खुली थी। और ये सर्वप्रथम किस में खुली थी? आपकी निजी क्षेत्र के रूप में खुली थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, 1937 में जब खुली थी, जब निजी क्षेत्र की फैक्ट्री थी। फिर क्या किया गया है? इसको 1956 के अंदर सार्वजनिक कर दिया गया। आज़ादी में कब, आज़ादी के बाद क्या कर दिया गया? इसका सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। इसको किस में लाया गया? आपका सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया? 1968 गन्ना की कमी हो गई तो क्या हुआ? 1968 के अंदर क्या बनाया गया? इसमें चुकंदर से चीनी बनाई गई, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। इसके अंदर बनाने का कारखाना स्थापित, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। इसकी व्याख्या भी कर दी मैंने। कब बनाना स्टार्ट किया गया था? 1968 के अंदर, ठीक है। केशवराय पाटना वाली आपकी चीनी की मिल वर्तमान में क्या आपकी बंद है, लगभग मिलें बंद है आपकी, आपको वैसे याद करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 17 क्वेश्चन आया था आपका, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क अवस्थित आपकी थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर, तिवरी जोधपुर के अंदर, कुशखेड़ा अलवर के अंदर और निबराना अलवर के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तिवरी जोधपुर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कृषि के लिए कुछ विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया जा रहा है बताऊँ आपको? तो बताऊँगा आपको विकसित क्यों किया जा रहा है आपका। जहाँ पर क्या किया जा रहा है? आपका 33 हेक्टेयर भूमि है, आपका जो 33 हेक्टेयर भूमि है, उस भूमि पर क्या किया जा रहा है? आपका कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? आपका कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण के अंदर, खाद्य देता हूँ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कुशखेड़ा अलवर भी इंपॉर्टेंट है। निमराना अलवर में क्या आपका? जापानी पार्क, जापानी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका? 18 आया था आपका, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगी? तो प्रभावी कब तक रहेगी? तो भी याद रहेगा जब शुरू कब हुई थी। तो शुरू कब हुई थी आपकी? शुरू हुई थी आपकी ये 17 सितंबर 2022 को, 2022 को, जब आपके उद्योग मंत्री कौन थी? आपकी शकुंतला रावत। वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और अवधि कब तक थी? शुरू हुई थी आपकी, देखो शुरू मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, शुरू हुई थी आपकी 17 सितंबर 2022 है, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। और इसकी अवधि रहेगी आपकी 31 मार्च 2026 तक। तो अपना आंसर के उत्तर क्या हो जाएगा? देखो कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका। और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी इसकी? क्रियान्वयन, ये भी पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। एजेंसी वो कौन सी है आपकी? कौन सा विभाग है? वो विभाग है आपका हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 18 में आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या था? आपका 19 आया था आपका, राजस्थान में हस्तकलाओं को पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन कर रहा है? गुरु शिष्य परंपरा योजना का मतलब है कि जो पहले जो आपकी संस्कृति जो विरासत खत्म हो चुकी है उसको पुनः उजागर करना, पुनः वैसी कल्चर स्थापित करना राजस्थान के अंदर। जो पहले था आपका राजस्थान वित्त निगम आरसीएफ, निवेश संवर्धन ब्यूरो, या राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, और या राशिको। तो राशिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान लघु उद्योग निगम, और उसका नाम क्या है आपका? राशिको, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या आया आपका? राजशिको, राजशिको। फुल फॉर्म क्या है इसकी? राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1961 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर।
जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट क्या आपका RCF है, राजस्थान वित्त निगम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका RCF, ये भी पूछा जा चुका है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये तो आपको पता ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 17 जनवरी 1955 को, 17 जनवरी 1955 को। कंपनी अधिनियम कौन सा था आपका? कंपनी अधिनियम था आपका 1951। कंपनी अधिनियम भी पूछा जा चुका है इसका, वो कौन सा था आपका? 1951 था, ठीक है। इसका कार्य क्या आपका? इसका मुख्यालय है, मुख्यालय बता देता हूँ, ये 20 करोड़ तक वो देता है आपका ऋण, और आपका इसका मुख्यालय भी कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर है। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका निवेश संवर्धन ब्यूरो, निवेश संवर्धन ब्यूरो है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? राजस्थान के अंदर 1991 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1991 के अंदर। और राजस्थान जो राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, वो राजस्व कोष से अलग कब हुआ था? अलग विभाग बना था इसका 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी आपका? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1979 के अंदर। राशि को और अलग अलग हो गए थे, और 28 जनवरी 1980 से राशि को अलग बन गया अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है आपका? 20 आया था, देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजातीय जनसंख्या रखते हैं, जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? देखो आपको ये पता होना चाहिए, सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर है। तो देखो 4 तो आएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनमें से चुनना था आपको। तो इनमें से कौन सा चुनना था आपको? तो इसमें पूछा आपको 70% से अधिक, तो 70% एक तो डूंगरपुर में के अंदर है, एक बांसवाड़ा के अंदर है, तो उदयपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 2 और 4। 2 और 4 कौन से ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 21 करते हैं। 21 देखा आपके जनगणना से संबंधित 21वां क्वेश्चन भी। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक घनत्व रखते हैं? तो आप लोगों को तो ये नहीं पता कि औसत जनघनत्व कितना है। तो देखो आपका राजस्थान का औसत जनघनत्व है, जनघनत्व है वो कितना है आपका? 200 है। कितना आपका? 200 है। इससे ऊपर कितने जिले आपके? इससे ऊपर जिले आपके 18 जिले। कितने जिले आपके? 18 जिले। अब जिले नए भी बन चुके हैं, वो अभी आए नहीं अपडेट आएंगे तो उसको अपडेट कर लेना अभी भाई। अब देखो सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिले कौन से आपके? सर्वाधिक कौन से रखते हैं आपका? ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वाधिक आपके, मैं तो जेबीटा से याद करता हूँ, जेबीटा। तो जेबीटा का अर्थ क्या है आपका? जे फॉर जयपुर, जे फॉर क्या है आपका? जयपुर। पी फॉर भरतपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से आपके? जयपुर और भरतपुर। जयपुर का कितना आपका? 595, 500 से अधिक है, और भरतपुर का कितना आपका? 503। डी फॉर दौसा, और ए फॉर का मतलब क्या आपका? अलवर। ये मैं समझ लेना कि पहले क्लास को पढ़ा रहे हो, नहीं भाई ऐसी कोई सोच नहीं है अपनी। और अब देखो न्यूनतम, देखो समझ में आना चाहिए बेस। न्यूनतम देखो आपका, न्यूनतम का मैं याद करता हूँ आपका, जैसे भी होती है आपकी, तो JBBC से, JBBC से, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है आपका? जैसलमेर, जे फॉर जैसलमेर। और जैसलमेर का घनत्व कितना आपका? इतना घनत्व आपका 17, सबसे कम न्यूनतम किसका आपका? जैसलमेर का है। अब देखो इन दोनों में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बीकानेर है, बाड़मेर है, बीकानेर बाड़मेर, तो इसका याद कर लेना भाई। पहले कौन सा आता है आपका? बीकानेर। बीकानेर का घनत्व कितना आपका? 78 है। और फिर क्या आता है आपका? बाड़मेर। तो बाड़मेर का कितना आपका? बाड़मेर का आपका 92। तो 100 से नीचे कितने जिले हो गए? 3। कौन कौन से आपके? JBB, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। सी पर कौन सा आपका? चूरू। ताल छाप पर कहाँ पर? आपकी चूरू के अंदर है, पटवारी का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, और इसकी कितना जनघनत्व आपका? 147। ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों बता दिया आपको, चारों क्रम पूछा जा चुका है आपका, क्रम पूछ सकते हैं आगे भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 के आपका। 22 सहायता की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में शीर्ष मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म दर पर दर्ज की गई थी आपकी 35, 32, 40 या 20। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या था आपका कि 2001-2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार कर सत्य कथन की पहचान करनी है। जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई? नहीं दर्ज की गई। क्या दर्ज की थी आपकी? कमी। और वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है आपकी? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कितनी है आपकी? 21.30%। 21.30% है। पहले 32 थी, फिर कम हो गई, देखो ठीक है। शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई।
शिशु लिंगानुपात कितना है आपका, कमी दर्ज की गई, आपका सत्य है। और वर्तमान में आपका शिशु लिंगानुपात कितना है आपका 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार लिंगानुपात आपका 888। शिशु लिंगानुपात कितना आपका 888, ये आपका सही कथन है। जनसंख्या के घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई, ये भी आपका सही कथन है। 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि होगी। तो आपका 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हमें सही कथन पूछा है, तो सही कथन क्या हो जाएगा आपका 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। जनगणना 2011 के अनुसार जिला युगों में लिंगानुपात के आधार पर उपयुक्त अवरोही क्रम का चयन करो। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा आना चाहिए। तो देखो मुझे इतना याद है कि पाली का कितना है आपका, पाली का था आपका 987, ठीक है। पाली के बाद में किसका था आपका टोंक, और टोंक का था आपका 985। तो देख लो पहले पाली आएगा फिर टोंक आएगा। तो देखो पहले इसमें दोसा है, नहीं होगा, इसमें टोंक फिर दोसा नहीं, पहले पाली आएगा, इसमें पहले पाली सही है और फिर दोसा आ गया, नहीं पहले टोंक आएगा। तो कौन सा बचा आपका, पाली, टोंक और दोसा। तो आंसर हो जाएगा आपका चॉइस में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 25 करते हैं। 25 क्या था आपका, 25 आया था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ये मैंने आपको बताया था। देखो राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी है, मैंने पिछला जो माइनर 6 किया था उसमें आराम से ट्रिक करके आपको याद दिलवाया था, सभी को याद है। यदि आपने पिछला माइनर टेस्ट से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से बता देता हूँ, राजस्थान की औसत साक्षरता दर है, औसत साक्षरता है वो कितनी है आपकी 66.1%। कितनी है आपकी 66.1%। अब हमने किसे याद किया था, हमने याद किया था ये अपना छोटा सा राजपूताना है। फिर से बनाना पड़ रहा है मुझे, ये अपना क्या है आपका छोटा सा राजपूताना है। एक मिनट, अरे पूरा गया, ये क्या अपना छोटा सा राजपूताना है। ऐसे बना रहा हूँ, ये अपना छोटा सा राजपूताना हमने बनाया था, पीछे बना लिया मैंने, कोई बात नहीं, कैसा बनाओ। तो मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा किसके साक्षरता दर कोटा के अंदर है। कोटा कहाँ पर आपका, ये रहा, यहाँ पर किसके, कोटा की। कोटा से हम कहाँ जा रहे थे, हम राजधानी गए थे अपना, राजधानी कहाँ पर थी अपनी, ये रही, ये क्या आपका जयपुर। और जयपुर से भी हमें ताउस नहीं मिली, कहाँ बनी हम सिक्कर, सिक्कर से होते हुए कहाँ गए हम झुंझुनू, झुंझुनू गए तो झुंझुनू गए, 3 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है। फिर चलो झुंझुनू तो नहीं हुआ, आना किसे बोले, गलती से झुंझुनू आगे कहाँ पर आना था, हमें सिक्कर आना था। तो झुंझुनू के यहाँ पर क्या आपका 4 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका सिक्कर। सिक्कर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला तो कौन सा है आपका कोटा, दूसरा कौन सा है जयपुर। तो हमें क्या पूछा था, दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका जयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक याद हो गया अभी, पहले कोटा फिर जयपुर फिर झुंझुनू, 3 नंबर पर झुंझुनू और फिर वापस आना में सिक्कर। अब देखो न्यूनतम भी पूछ सकते हैं सर, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम भी मैंने बताया था कि सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ पर था आपका जालौर में। तो सर्वाधिक साक्षरता न्यूनतम कहाँ पर आपकी जालौर के अंदर है, बहुत ही कम है जालौर के अंदर न्यूनतम आपकी साक्षरता दर। फिर भी सबसे ज़्यादा ऐसे कहाँ पर बनते हैं, जालौर के अंदर बनते हैं। काफ़ी फटने लगे भाई, पहले न्यूनतम थी अब नहीं। दूसरी कहाँ पर आपकी सिरोही के अंदर, जालौर से नीचे कौन सा आ रहा है सिरोही। फिर आपको क्या करना है सर, बांसवाड़ा भूल गया मैं, कहाँ गया आपका प्रतापगढ़ में जाना है आपका, और प्रतापगढ़ से फिर ही वही वाली ट्रिक है, देखो वापस आना है आपको कहाँ पर बांसवाड़ा। 4 नंबर पर आपका बांसवाड़ा आएगा। तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका जालौर, 2 पर सिरोही, 3 पर क्या आ जाएगा आपका प्रतापगढ़ और 4 पर क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ये आपका न्यूनतम होगी। न्यूनतम साक्षरता दर कौन सी होगी, सबसे कम जालौर के अंदर, जालौर के बाद में सिरोही के अंदर, सिरोही के बाद में बांसवाड़ा के प्रतापगढ़ के अंदर और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा के अंदर। तो न्यूनतम अधिकतम देख लिया हमने, औसत साक्षरता दर देख लिया हमने 66.1%। तो 25वां आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, और 26वां क्वेश्चन आपका करंट क्वेश्चन है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला आपका गांधीनगर, नई दिल्ली या बेंगलुरु या पटना। तो कहाँ किया गया था आपका गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पर आपका गुजरात के अंदर। ये मैंने क्विज डाली थी टेलीग्राम के अंदर, मात्र 5% लोगों ने आंसर दिया था इसको। पता नहीं करंट क्यों नहीं पढ़ते, और करंट नहीं पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन नंबर होते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के लिए 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इसलिए मैंने क्विज बंद कर दिया क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं, वरना मैं 1 क्वेश्चन रोज़ का डाल रहा था। मेरा लक्ष्य था कि 30 क्वेश्चन मंथली करवा दूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलाम की बुकलेट से मैंने क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए थे, और एक मेरे पास में बुकलेट लेता हूँ, सुजस भी पढ़ता हूँ, तो उस सुजस से भी मैंने इंपॉर्टेंट छाटे थे, और कलाम वाली सुजस की कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये उद्देश्य क्या है इसका, पहले तो इसका उद्देश्य पता होना चाहिए आपका। इसका उद्देश्य है आपका 2036 में है ना, 2036 में जो आपका ओलंपिक है तो भारत की दावेदारी,
भारत कहना चाहता है कि मैं 2036 में ओलंपिक करवा सकता हूँ। ओलंपिक की भारत की दावेदारी साबित करना चाहता है कि 2036 के जो ओलंपिक हो वो भारत के अंदर हो। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। इससे पहले यह पता होना चाहिए आपका जो वित्तीय सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक है ये कौन करता है? आपका नीति आयोग जारी करता है। तो चलो पहला ऑप्शन भी दे रखा है आपका, यह सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, ये आपका सत्य कथन है। इस रिपोर्ट के में 18 प्रमुख राज्यों को सम्मिलित किया गया था, समेत हिमालय राज्यों, देखो हिमालय राज्य और पूर्वोत्तर राज्य वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का मूल्यांकन किया, तो इनको शामिल ही नहीं किया गया। देखो ये लाइन है ना आपकी, ये याद रखना आपका, जो हिमालय राज्यों व पूर्वोत्तर राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि इनको शामिल ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में राजस्थान 28.6 अंकों के स्कोर के साथ परफॉर्मर श्रेणी के में सम्मिलित रहा, यह आपका सत्य कथन है। तो आपको क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए और सी कौन से में? ऑप्शन नंबर 2। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले ये देखो आपका कौन करता है, इसका जो आपका 16वें वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन आपका? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इन्होंने इस सूचकांक को क्या किया था? जारी किया था। किसने किया था? आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने। ठीक है, अब देखो अमेरिका आता है, भारत का जीके भी आता है फर्स्ट ग्रेड में। तो भारत का फर्स्ट ग्रेड में जीके आता है तो इसका शीर्ष जो राज्य रहता है उसका भी नाम याद होना चाहिए आपको। शीर्ष स्थान कौन सा था? आपका ओडिशा था। कौन सा था? ओडिशा था। और ओडिशा का स्कोर क्या था? आपका स्कोर भी याद होना चाहिए। स्कोर था आपका 67.8%। कितना प्रतिशत था आपका? 67.8%। और इसकी श्रेणी पूछी जा चुकी है, पूछ सकते हैं आपकी श्रेणी क्या थी? आपकी अच्छी श्रेणी, अच्छी श्रेणी में था। और राजस्थान में किस में था? आपका परफॉर्मर श्रेणी के अंदर। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परफॉर्मर श्रेणी के अंदर आया था इसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व की 31 वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया? तो जयपुर, झालावाड़, माउंट आबू या उदयपुर। तो ये तो आपको पता ही है, रामसर साइट के साथ 31 किसको शामिल किया गया? आपको उदयपुर के साथ आपका भारत का जीके भी आता है आपके साथ, तो इंदौर भी याद करना आप। क्या आएगा आपका? इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया। और 2 ऐसे जिले हो गए आपके इंदौर और उदयपुर जिनको आपको जो रामसर सूची के साथ साथ वेटलैंड सूची में भी शामिल किया जा चुका है, इंदौर और उदयपुर को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दोनों याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। 29वां क्वेश्चन था आपका, वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए गए पद्म विभूषण पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से संगत कथन का चयन करना है हमें। देखो विजेता और क्षेत्र दे रखा, देखो शारदा सिन्हा कला से संबंधित है, आपका सही है। दुवूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा संबंधित है, यह भी आपका सही है। और सुमो सुजुकी शिक्षा संबंधित नहीं थी, ये आपका गलत है। और जगदीश सिंह खैर ये लोक कार्य संबंधित है, आपका सही है। तो आपका असंगत पूछा था, असंगत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ओसुमो सुजुकी शिक्षा संबंधित नहीं थी। ओसुमो सुजुकी का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कौन सा था आपका? वो था आपका व्यापार और उद्योग क्षेत्र। कौन सा था आपका? व्यापार और उद्योग क्षेत्र, व्यापार और उद्योग क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले आपको एक करंट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि 2025 के अंदर पद्म विभूषण कितनों को दिया गया। संख्या भी पूछ सकते हैं आपकी, जरूर नहीं है कि ये क्षेत्र ही पूछे। वो संख्या थी कितनी आपकी? 7 लोगों को ये दिया गया है। चलो फिर ये तो हो गया। तो ये सर ये तो हो गया, तो चलो सर ये बताओ आपको शिक्षा में किसको दिया गया है? तो शिक्षा भी याद होना चाहिए ना आपको। शिक्षा में इनको नहीं दिया गया तो किसी को दिया है। वो दिया हुआ आपको MT वासुदेव नायर को, वासुदेव नायर। और ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मरणोपरांत दिया गया। कैसे दिया गया आपको? मरणोपरांत, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसको दिया गया? आपका MT वासुदेव नायर को दिया गया। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका? 30 आया था आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित है। ये भी 2024 के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करनी है हमें। देखो सूची फर्स्ट पुरस्कार दे रखे हैं और सूची सेकंड में हमें खिलाड़ी दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है हमें मेजर ध्यानचंद खेल है रत्न पुरस्कार, ये आपके D19 को मिला है। तो पहला किस में आ जाएगा? पहला D19 आपका संबंधित किसका? आपका खेल कौन सा इनका? शतरंज खेल है, वो किसका? आपका D19 का खेल है। तो पहला में तो पहला आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया आपके। दूसरा पूछा आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया आपको शव पिन्नील सुरेश कुंसाले को, ऑप्शन नंबर 3। तो ये किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
कौन सा आपके किससे संबंधित है? आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। खेल भी याद होना चाहिए, निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए ये हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिया गया? आपका सुभाष राणा। और सुभाष राणा इंपॉर्टेंट क्यों है? सुभाष राणा आपके पैरा निशानेबाजी है। कौन सी आपके? पैरा निशानेबाजी, पैरा निशानेबाजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 30 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या था आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने कहाँ भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की? तो आपको ये बताना चाहिए जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो आपके सिक्किम में याद होना चाहिए कि दिमाग में जैविक खेती कहाँ पर की जाएगी? सर्वप्रथम सिक्किम के अंदर, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, और राजस्थान के अंदर गांव कौन सा आपका? उदयपुर में एक गाँव है, ठीक है, उसको जैविक खेती के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपका आंसर देखो, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिक्किम इसमें, तो सोरेंग सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका विज्ञान से संबंधित है, करंट का। हाल ही में इसरो द्वारा क्रोपस पोलैंड भेज कर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लोबिया के बीज उगाए गए। अंतरिक्ष में किसके बीज उगाए गए? आपके लोबिया के बीज उगाए गए। उक्त प्लोड इसरो के किस मिशन के तहत भेजा गया? आपका GSAT-N2, EOS-08, प्रोबो 3 या स्पेडेक्स। तो किसके तहत भेजा गया? आपका स्पेडेक्स के तहत भेजा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राज्य सरकार ने एग्री स्टेक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस जिले में शुरू किया गया? एग्री स्टेक प्रोजेक्ट ये पहला प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है जो आपके सीकर से, शेखावटी से शुरू किया गया आपका सीकर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सीकर के अंदर। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। एग्री स्टेक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से शुरू किया गया? आपका सीकर से शुरू किया गया है। तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका NVS-02 के संदर्भ में खतनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। विचार करते हैं हम 34 में। खतन क्या दिए हुए हैं हमें? यह नेविगेशन सैटेलाइट है। हाँ ये आपका सही बात है, नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो के 100वें मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया। अब याद रखना आपका इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? आपका नेविगेशन सैटेलाइट का था। वो कौन सा था? आपका NVS-02। तो ये आपका सत्य कथन है। इस उपग्रह भारतीय नेविगेशन प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन के लिए दूसरी पीढ़ी के उपग्रह का हिस्सा है। ये भी आपका सत्य कथन है। इसमें भारत के सटीक समय की जानकारी देने के लिए रूबिडियम एंटोनिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड एक परमाणु घड़ी लगाई गई है। परमाणु घड़ी लगाई गई है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन भी है। कौन सी परमाणु घड़ी लगाई गई है? आपकी रूबिडियम एटॉनिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ABC। सत्य कथन पूछा है तो ABC ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 34 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका 35 है 14 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपका वी नारायण को बनाया गया है। किसको बनाया गया? आपके वी नारायण को। और किसका स्थान लिया है इन्होंने? स्थान लिया आपके एस सोमनाथ का। स्थान किसका लिया? आपका एस सोमनाथ का, ठीक है, याद रखना वी नारायण। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 आपकी रीजनिंग आ गई, तो चलो करते हैं। P + Q का अर्थ है P Q का भाई है। P × Q का अर्थ है P Q की माँ है। और P / Q का अर्थ है P Q का पिता है। और P - Q का अर्थ है P Q की बहन है। यदि A × B B/C - D + E - F है तो A का F से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है? A × B। A × B मतलब P × Q। देखो P Q की माँ है, यानी A है वो किसकी माँ? आपकी B की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका A है B की माँ है। तो आपको इसको कैसे कर सकते हैं? आपका A है, एक मिनट, देखो A है वो माँ है किसकी? आपकी B की, ठीक है। B/C। B/C का क्या अर्थ है? आपका P और / Q। देखो P Q का पिता है, P है Q का पिता है, तो इसका क्या हो जाएगा? B/C। तो BC का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। P किसका पिता हो जाएगा? आपका C का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर C का पिता कौन हो गया? आपका B हो गया, ठीक है। जो कोष्टक बना रहा हूँ ये बॉय का अर्थ है, और जो गोला बना रहा हूँ ये लड़की को प्रदर्शित करता है। ये ट्रिक होती है रीजनिंग की। अब देखो C - D, तो C - D का अर्थ क्या है? P - Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो P - Q की बहन है, तो D किसकी बहन है? आपकी C D की बहन है। तो C है D की बहन है, ये हो जाएगा। D + E का अर्थ क्या है? तो P + Q का अर्थ देखो P Q का भाई है, तो C क्या हो जाएगा? आपका E का भाई हो जाएगा।
तो डी क्या हो जाएगा आपका, ई का भाई हो जाएगा, ये आपका ई आ गया। ठीक है, ई माइनस एफ का अर्थ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो क्या हो जाएगा आपका, ई है वो एफ की बहन है, ये क्या है आपकी एफ की बहन है, तो ई एफ की बहन है। हमें क्या पूछा था, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, यह पूछा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये इसकी पिता है, पिता की माँ हो जाएगी, एफ का क्या हो जाएगा आपकी पिता की माँ, पिता की माँ हो जाएगी। ठीक है, पिता कौन है इसका बी, एफ का पिता कौन है आपका बी है, और इसकी माँ कौन है आपकी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पिता की माँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, 37 देवा 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के परिवार में निम्नलिखित संबंधी का परीक्षण करो। 6 व्यक्ति कौन से दिए हैं, तो सबसे पहले हम 6 व्यक्ति देखो कौन से दिए हैं, ए बी सी डी ई और एफ दिए हुए हैं। ठीक है, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर है, यानी 6 व्यक्ति हैं, 6 में से 3 तो पुरुष है और 3 ही क्या आपकी स्त्री हैं। ठीक है, मेल लिख देता हूँ और फीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखो, ए और ई एफ के पुत्र है, ए और ई है वो किसके पुत्र है, एफ के पुत्र है, तो एफ के पुत्र है कौन सी आपकी ए और ई, ए और ए भाई हो जाएंगे ई, भाई का अर्थ क्या है डबल बॉन्ड आएगा मतलब भाई है, तो ये पुत्र है तो पुत्र है तो पुत्र का चिन्ह होता है आपका कोष्टक। ठीक है, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्र की माता है, बी एक का पुत्र है, बी है वो एक का पुत्र है, तो बी क्या हो जाएगा एक का पुत्र, तो बी एक का पुत्र है। तो देखो हमें दे रखा 3 मेल है, तो 3 मेल कौन से हो गए ए ई, तो मेल तो हो गया आपके देखो ए ई और बी, तो बच्चे कौन से आपके, तो एफ क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा क्योंकि 3 फीमेल है तो एफ फीमेल है। ठीक है, और डी देखो 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, तो डी है। अब पुत्र कैसे होगा, पुत्र इसलिए होगा ये डी एक की पत्नी कैसे हो जाएगी, एक ही पत्नी होगी क्योंकि इसके तो देखो कोई पुत्र नहीं दे रखा, इसके पुत्र दे रखा है बी दे रखा है, तो पुत्र कब होगा जब इसका शादी हुई होगी तभी तो पुत्र होगा, तो एक की शादी हुई है को वो किसी के साथ हुई है डी के साथ हुई है, तो डी क्या हो जाएगी आपकी फीमेल, वैसी फीमेल हो गई। ठीक है, ये गोला कर देता हूँ, डी फीमेल हो गई। ये देखो एक तो पुत्र यानी इसका पुत्र तो बी हो गया और एक पुत्री, तो पुत्री क्या हो जाएगी आपकी इसकी बहन हो जाएगी बी की बहन हो जाएगी, और बी की बहन कौन हो जाएगी, कौन बच गया भाई, बच गया आपका सी बच गया, तो सी क्या हो जाएगी आपकी बी की बहन हो जाएगी। अब देखो हमें पूछा क्या है, ए बी सी तीनों स्त्रियाँ, सभी स्त्रियाँ नहीं है, ए बी सी स्त्रियाँ नहीं है क्योंकि ए और बी तो पुरुष है और सी क्या आपकी स्त्री है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए डी का पति है, यस ये सही है आपका खत्म, ए का पति डी का है, डी पत्नी है किसकी ए की, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ए डी का पति है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या आपका, ये तो उसी का हो गया। ठीक है, 38 है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा है, अक्षर होगा जो आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश ए बी सी डी लिख लीजिए, 26 अक्षर लिख लीजिए। इसको करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो मेरे क्या है ना, मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, इधर मुख करके बैठा हूँ इस टैबलेट के सामने, मतलब तो इसके सामने बैठा हूँ, तो मेरा दाया क्या होगा, देखो इसमें देखो आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां, तो मेरा दाया क्या होगा ये वाला। ठीक है, और मेरा बाया क्या होगा ये वाला, तो मेरा दाएं से 12 और, तो इधर से गिनूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे क्या आ जाएगा आपका 12 अक्षर क्या हो जाएगा आपका 12वां अक्षर हो जाएगा आपका ओ। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस अक्षर के दाईं ओर, तो ओ है, अब ये ओ है तो इसके दाईं ओर कौन सा होगा इधर वाला, और बाईं ओर कौन सा होगा इधर वाला, क्योंकि ये इधर मेरी तरफ सामने बैठा है, मान लो मेरी तरफ आपका कोई दोस्त है आपके सामने बैठा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना दायां और बायां, अपने अपोजिट कोई सामने बैठा होगा तो मेरा दायां इधर है तो उसका दायां इधर होगा, तो देखो इधर वाला ये अपने अपोजिट बैठा है तो इसका दायां कौन सा होगा आपका ये वाला, और इसका बायां कौन सा होगा आपका ये वाला। ठीक है, अपोजिट बैठा है, तो यहाँ से देखो इसका पूछा है आपका इसका दायां, तो इसका दायां पूछा है, तो मेरे लिए इसका दायां क्या कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा इसका दायां, तो हमें मेरे लिए इसके लिए देखो मेरा दायां इसके लिए मेरे सामने के लिए बैठा है तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा इस अक्षर के लिए ये वाला, तो यहाँ पर देखो आपका पी क्यू टी एस टी यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, तो यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। और मैंने देखो पहले मैं जब टेस्ट लेके आया था तब मैंने इसका क्वेश्चन आई करके आया था, क्योंकि मैंने इसको दायां इधर माना था। और बाकी कलाम के आंसर के लिए इसका यू आया, तो मेरे हिसाब से उसने अपने को अपोजिट माना है इसको, इसके लिए आपको यू माना है, क्योंकि हमने दे रखा देखो उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, तो उस अक्षर इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नहीं देखो बाकी फाइनल आंसर क्या आएगी, तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, 39वां क्वेश्चन क्या आपका, नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो देखो पहले एक शब्द कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका देखो WHA, तो पहला तो ये आ जाएगा, 3 नंबर पहला आ जाएगा। फिर आपका आएगा 2 नंबर, ये 2 पर आ जाएगा। फिर 3 नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला 3 नंबर पर आ जाएगा। फिर ये आपका 5 नंबर ऑप्शन है, ये 4 पर आ जाएगा। और जो आपका वीट है ये किस पर आ जाएगा आपका 5 के अंदर है। हमें कौन सा पूछा, चौथा अक्षर पूछा है, चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका मेन, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 39 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या आपका, 40 आपका एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवकलन किया जाता है। किसको किया जा रहा है आपका, व्यंजनों के प्रतिबिंबों का। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंग्रेजी टोटल अक्षर कितने होते हैं आपके, टोटल अक्षर होते हैं आपके 26, जिनमें स्वर कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं आपके, स्वर होते हैं आपके AEIOU, 5 हो गए। तो ये 5 कम करो आप, 26 में से 5 कम करेंगे तो 26 - 5 स्वर गए तो कितने बचे आपके 21। अब देखो वो समान अक्षर जो अपनी समान आकृति बनाते हैं, समान अक्षर कौन से हैं जो दर्पण प्रतिबिंब समान बनाते हैं। तो एक तो देखो ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। ए के अलावा किसका बनेगा आपका टी का प्रतिबिंब क्या बनेगा दर्पण, टी बनेगा। टी के अलावा यू का बनेगा, यू के अलावा किसका बनेगा आपका वी का बनेगा। वी के अलावा कैपिटल एक्स का बनेगा, कैपिटल एक्स के अलावा आपके डब्ल्यू का बनेगा। किसका बनेगा, डब्ल्यू का बनेगा, व्यंजन है डब्ल्यू भी। और इसके अलावा किसका बनेगा आपका अंतिम और वाई, आपके वाई का, कैपिटल वाई का भी प्रतिबिंब सेम में होता है। तो यहाँ पर जो कितने अक्षर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 21 में से 7 और कम कर दो, तो 21 - 7 जो आपकी समान नहीं बनाते हैं। तो 7 कितने बच जाएगी आपकी, 21 में 7 के तो 14। तो 14 आपके आकृति ऐसे होगी जो आपकी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। कितने अक्षर, 14 अक्षर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 देखो ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य दिए हुए हैं, कितने सदस्य 6, कौन कौन से दिए हुए हैं, ABC और DE और F दिए हुए हैं। ठीक है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, कितने विवाहित जोड़े हैं कि 2, 6 में से 2 की शादी हुई है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, F है A के पिता है, F है वो A के पिता है। तो ये अपना A है, A के पिता कौन आपका F है, यानी F क्या हो जाएगा आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई A का पिता F है तो F तो विवाहित है, ये तो आपको पता हो गया। अब देखो अगला ऑप्शन दे रखा B C की माँ है और D C की दादी है। E F का पिता है, E है वो F का पिता है, तो E F का पिता है, तो ये भी पिता हो गया, E F का पिता हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, B C की माँ है, तो C की माँ कब होगी आपकी B, तब आपका A की बहन होगी C, तो B की माँ हो जाएगी, B C की माँ हो जाएगी, क्योंकि आपका अगला D C की दादी है, तो D C की दादी है तो E की विवाह किससे हुआ आपका D के साथ, तभी तो C की दादी होगी D। तो इनमें क्या पूछा, 2 विवाहित जोड़े कौन से हैं, तो आपका ये तो ED है और कौन सा आपका FB है, FB। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका DE और FB। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो DE और FB उल्टा लिखा हुआ है, तो देखो ये आपका आंसर हो गया। विवाहित जोड़े कौन से आपके DE और FB, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या था, 42 तो आपका PQ का पुत्र है, तो PQ का पुत्र है, जबकि QR आपस में एक दूसरे की बहन है, TR की माँ है। यदि ST का पुत्र है तो S का P से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो चलो बताते हैं भाई। तो हमें क्या बताया गया है, पहला देखो P है Q का पुत्र है, तो P है वो पुत्र है यानी मेल है, P का पुत्र है किसका, Q का। अभी ये नहीं पता मैं Q क्या है, तो Q और R आपस में बहनें, तो Q और R आपस में बहनें, तो बहनें हो जाएगी, तो Q R आपस में बहनें हो गई। ठीक है, T R की माँ है, T है R की माँ है, तो T क्या है आपकी R की माँ है, तो ये भी T भी क्या हो गई आपकी फीमेल हो गई। यदि S T का पुत्र है, तो S है वो किसका पुत्र है आपका T का पुत्र है, तो इसका भाई होगा। T का पुत्र है क्योंकि T की बेटी को ना R है, तो S किसका T का पुत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, S का P से संबंध, तो बहन का बेटा भाई का क्या कहलाता है आपका
मामा, तो एस क्या कहलाएगा, पी का मामा कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है, बहन के जो बेटा होता है वो उसका, बहन का भाई है, उसका क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है, दिनेश सुरेंद्र का भाई है। तो चलो भाई, दिनेश है, दिनेश है वो किसका भाई है, आपका सुरेंद्र, सुरेंद्र का भाई हो गया। ठीक है, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। सुरेंद्र किसका पुत्र है, आपका रेणु का, रेणु का पुत्र हो गया। ठीक है, रेणु ज्योति की बहन है। तो रेणु किसकी बहन है, आपकी ज्योति की बहन है। ठीक है, सुधीर ज्योति का पुत्र है। इसका पुत्र कौन है, आपका सुधीर, सुधीर है वो किसका पुत्र है, आपका ज्योति का पुत्र है। तो सुधीर और दिनेश का क्या संबंध है, तो सुधीर और दिनेश का क्या संबंध होगा, दो बहनों के बेटे क्या कहलाते हैं, आपके भाई कहलाते हैं, मौसी का भाई। ठीक है, मेरी मौसी का बेटा क्या कहलाता है, मेरा भाई कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो यार इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णों में सुव्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए, इनमें से भिन्न शब्द का चयन करो। देखो पहला दे रखा है आपका निप, लिनशिप और रेरस, कॉम्बो और लेब। तो इसका भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 लेब। 44 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। असाइनमेंट शब्द के असेसमेंट को अधिकतम कितने प्रकार से लिखा है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, पेट्रोल एन कितने अक्षर है, और जो पेट्रोल पी कितने समान है, समान अक्षरों क्या हो जाता है आपका, पी और क्यू क्या हो जाता है, उसमें भाग दे दिए जाते हैं। तो अक्षर गिनो, तो टोटल अक्षर कितने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल एन बराबर कितना हो गया आपका, 10 हो गया। पेट्रोल 10 अपॉन, देखो एस कितने बार आ रहा है आपका, 4 बार आ रहा है। तो पी कितना हो जाएगा आपका, पी बराबर मान लेता हूँ एस कितने बार आया है, 4, 4 का बाद चल जाएगा। इसके अलावा एस 4 बार आ रहा है, ई कितने बार आ रहा है आपका, देखो ई आ रहा है आपका 2 बार, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बाकी सभी भिन्न आ रहे हैं। तो 1 2 का बाद चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, ओपन करो इसको, 10 9 8 7 6 और 5 इंटू पेट्रोल 4 अपॉन क्या अपना पेट्रोल 4 इंटू पेट्रोल 2। तो यहाँ से देखो पेट्रोल 4 से पेट्रोल 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल 2 का मतलब क्या होता है आपका, 2 इंटू 1। तो यहाँ से 2 का भाग दे देंगे इसमें के अंदर, 8 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। ठीक है, अब देखो गुणा करते कितना आता है आपका, 10 को 9 से करेंगे तो 90 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 90 को 4 से करेंगे 9 सौ 36 360 360 हो जाएगा, प्लस इंटू ये कितना बचेगा आपका 7 और 6 पंजाब कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से देखो 30 को करते हैं हम 360 से गुणा, तो देखो डबल बिंदु, ये क्या हो जाएगा आपका 3 छः 18, 3 छः 18, हालांकि 1 और 3 3 9, 9 और 1 10 इंटू 7। यहाँ से देखो 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 8 से करेंगे 7 8 56 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 75,600। तो ऑप्शन देखो 75,600 आ रहा है क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 75,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 46 आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके, समूह ए और समूह बी दे रखा। देखो हार्तोन का प्रयोग था, हार्तोन का प्रयोग किससे संबंधित था आपका, हार्तोन का प्रयोग था आपका मानव संबंध विचारधारा से। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 वाले रहेंगे, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। मानसिक क्रांति का सिद्धांत, मानसिक क्रांति का संबंध किससे था आपका, मानसिक क्रांति का संबंध आपका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, तो दोनों में इसमें 2 नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। और देखो आकस्मिकता का सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, और द्विकारक सिद्धांत अभिप्रेरण का सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, 3 2 1 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। प्रबंधन के कार्यों में के संबंध में पी और ट्रिपल सी के अवधारणा में किसने दी थी, ये अवधारणा किसने दी थी, ये अवधारणा आपके हेनरी फ्यूल ने दी थी, लूथर गुलिग ने दी थी, या आर.सी. डेविसन दी थी, या आर. टेरी ने दी थी। तो आपके पी ट्रिपल सी है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, आपके हेनरी फ्यूल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो इसके क्रम पूछे जाते हैं, पी ट्रिपल सी है, इसके पूछे जाते हैं क्या, पी फॉर क्या होता है आपका प्लानिंग, पी फॉर क्या होता है आपका प्लानिंग, ओ फॉर क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं लिख देता हूँ पी फॉर नियोजन, हिंदी में भी लिख देता हूँ नियोजन, और इसका क्या हो जाएगा आपका संगठन। ये शब्द पूछे जाते हैं, इनमें कौन सा है सम्मिलित नहीं है। सी का मतलब क्या था आपका, सी का मतलब था आपका कमांड, कमांड, कमांड का मतलब हिंदी में क्या होता है आदेश
और एसी का मतलब क्या था? एसी का मतलब तो क्या था आपका? कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या है आपका? समन्वय। और एक सी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल, सी फॉर कंट्रोल, कंट्रोल। और इसका अर्थ क्या होता है आपका? नियंत्रण। यह अवधारणा किसने दी थी आपकी? हेनरी फ्योल ने दी थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ठीक है, पी ओ ट्रिपल सी का अर्थ ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हो जाएगा। एक शब्द इनमें गायब करते थे ऑप्शन में, और ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल के अनुसार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 देखो आप। प्रबंधन के कार्यों में संबंधित POST CORB की अवधारणा में अक्सर डी का अर्थ है डिसिप्लिन, डिजाइन, डायरेक्टिंग या डेवलपमेंट। तो डी का अर्थ क्या है आपका? निर्देशन, डायरेक्टिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था आपके लूथर गुलिक ने। किसने दिया था आपके? लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक की अवधारणा है ये भी बता देता हूँ आपका। तो P4 का वही प्लानिंग है अपना। P4 का क्या है आपका? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या था अपना? योजना बनाना। ठीक है, ओ का क्या था आपका? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यानी संगठन। और एस का मतलब क्या था आपका? एस का मतलब था स्टाफिंग, यानी नियुक्ति, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या था आपका? नियुक्ति करना। नियुक्ति लिख देता हूँ, याद हो जाएगा आपका। डी का अर्थ क्या था आपका? ये पूछा मैंने, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन, DIRECTING होता है ना। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। क्या हो जाएगा आपका? निर्देशन। एस का मतलब क्या था आपका? SO, दोनों को मिला के बनाया था आपका कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेशन। नेटिंग भी बोल सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेटिंग। तो इसका मतलब क्या था आपका? समन्वय। बच कौन से गई आपकी? आर बच गया। आर का मतलब रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या था आपका? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन। लास्ट कौन सा बच गया आपका? B4 क्या था आपका? बजट। ये भी पूछा जाता है, बजट किसमें शामिल नहीं है? लूथर गुल्ली के वाली जो अवधारणा है इसमें शामिल है आपका बजट। ये आपका लूथर गुल्ली का सिद्धांत हो गया। सभी शब्दों का हमने अर्थ भी लिख लिया और कौन कौन से शब्द है आपके, सभी शब्दों को बता लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। हेनरी फ्योल के गैंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जो हेनरी फ्योल थे उन्हें गैंग प्लान का सुझाव किससे संबंधित था आपका? स्केलर पद्धति से, नियोजन प्रक्रिया से, स्टाफ व सूत्रीकरण से या नियंत्रण की प्रक्रिया से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्केलर पद्धति से। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 49 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये फैक्ट क्वेश्चन है सभी। प्रबंधन की प्रक्रिया में आयोजन का तात्पर्य। जो प्रबंधन की प्रक्रिया है उसमें आयोजन का तात्पर्य क्या है आपका? कार्मिकों की गतिविधियों में तालमेल, कार्य का विभाजन करना, योजना तैयार करना या आय व्यय का अनुमान लगाना। तो आयोजन का तात्पर्य क्या आपका? कार्य का विभाजन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 50 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका? प्रबंधन की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया, ये आपका सत्य कथन है। प्रबंधन स्वयं एक उत्पाद है, स्वयं एक उत्पाद नहीं है, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। प्रबंधन उत्पादन का कारण है, ये आपका सत्य कथन है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी आपका सत्य है। हमें क्या बचाता है? असत्य कथन बचाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 91, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 आपका प्रबंधन में संगठन के श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा किससे संबंधित थी? ये फोरमैनशिप है, ये अवधारणा किसने दी थी आपकी? मैक्स वेबर ने, एल्टन मेयो ने या F.W. टेलर ने या हेनरी फ्योल ने। तो ये आपकी 4F अवधारणा है, वो दी थी आपकी F.W. टेलर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 52 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका? प्रबंधन की मानव संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? जो आपके मानव संबंध है उसकी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे आपके? मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, एल्टन मेयो या लूथर गुलिक। तो 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्टन मेयो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? शिक्षकों के व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देना। तो वो व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देना शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 54 के अंदर। तो कौन कौन सी आपकी, और देख लो आप, साझा उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता, ये आपका सत्य कथन है। शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत है। विधि नियम का सिद्धांत, ये भी आपका शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत है। सामूहिक सहयोग का सिद्धांत, ये भी आपका शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत है।
तो 54 में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 दे रखा है, एक समान कार्य की एक योजना एक ही नेता होना चाहिए। एक समान कार्य योजना के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक ही नेता होना चाहिए। उत्कथन प्रबंधन के किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, आपकी आदेशीय एकता को, अनुशासन को, नियंत्रण को या निर्देशीय एकता को। तो किसको व्यक्त करता है, आपके निर्देशीय एकता को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या था आपका। 56 आया था आपका, प्रबंधन का नौकरशाही मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो नौकरशाही मॉडल है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपका पीटर एफ ड्रैकर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, हेनरी फ्योल द्वारा या एल्टन मेयो द्वारा। तो 56 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका मैक्स वेबर द्वारा आपकी नौकरशाही मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। गुल्ली की 4P अवधारणा का भाग नहीं है। तो गुल्ली ने जो 4P दी थी, क्या दी थी आपकी 4P, इसमें कौन कौन से थे आपके, ये तो उद्देश्य थे। उद्देश्य के साथ कौन सा था आपका प्रक्रिया था, प्रक्रिया के साथ कौन सा था आपका व्यक्ति था, और व्यक्ति के अलावा एक और कौन सा क्षेत्र था आपका स्थानीय कार्य क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र। तो इसमें पूछा कि 4P का भाग नहीं है। तो आपका देखो उद्देश्य भी सम्मिलित है, भाग है, प्रक्रिया भी भाग है और व्यक्ति भाग है। तो क्या भाग नहीं है आपका सत्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चारों बता दिए मैंने, ये चारों है आपके गुल्ली के 4P अवधारणा के भाग, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थानीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 आया था आपका विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। देखो एक तंत्रीय निर्णय लेना ये आपका प्रजातांत्रिक सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत कार्य करना, एक ही व्यक्ति के लिए कार्य करना, आप समझ सकते हो, आपको कॉमन सेंस की बात है। तो व्यक्तिगत कार्य करना भी आपका प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत नहीं हो सकता। सहभागी उत्तरदायित्व ये आपका सत्य कथन है। निर्णय लेने में की प्रक्रिया में लचीलापन ये भी आवश्यक है आपका। तो सही कोड पूछा था तो आपका सही कोड 3 और 4 है। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या था आपका। प्रबंधनीय कार्य जो संगठन में के उद्देश्यों के विकास से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, आपके नियोजन, नियंत्रण, नेतृत्व या संगठन। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा आपका नियोजन बोलते हैं उनको, प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अधीनस्थों की वह संख्या जिनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व एक उच्चाधिकारी से हो कहलाता है आपका उत्तरदायित्व का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय का क्षेत्र या प्रत्यायोजन का क्षेत्र। तो आपका जो एक उत्तरदायित्व एक उच्चाधिकारी से हो उसे क्या बोलते हैं, आपके नियंत्रण का क्षेत्र। तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका साइंस क्वेश्चन आ गया आपको। देखो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है, क्योंकि सड़क पर घर्षण अधिक होता है, बर्फ में घर्षण क्या हो जाता है कम, घर्षण कम होता है तो हम अपने पैर अपने आप उस पर फिसलते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देख लीजिए, बर्फ सड़क से अधिक नरम होती है, ये कोई तरह की बात नहीं है। बर्फ का तापमान कम होता है, ये भी नहीं है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये आपका सही कथन है। जब पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ प्रक्रिया व्यक्त नहीं करती, ये भी आपका गलत कथन है। तो आपका देखो बर्फ सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 61 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्यों, क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए है यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। हम बैठे, ट्रेन पीछे की ओर झुक जाता है अपना सिर, क्यों जो चलती है तो क्यों झुक जाता है, क्योंकि हम स्थिर बैठे हैं। तो अपने स्थिर बैठे हैं, स्थिरता का जो अपने ऊपर लगा हुआ है क्योंकि हम स्थिर बैठे हैं, और जैसे चलता है हमें पीछे की ओर झटका लगता है और स्थिरता के जड़त्व के कारण लगता है। तो इसका देखो ऑप्शन देखिए पहले, जड़त्व आगुण नहीं, गति का जड़त्व नहीं, स्थिरता का जड़त्व। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dp/dt बराबर किसका होता है, आपका एफ। एफ और का मतलब क्या होता है आपका बल। तो आपका जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है वो कहलाती है आपकी बल, बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 63 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका। एक पिंड है उस पर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन मान के दो परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो वस्तु की दिशा किस गति में होगी, किस दिशा में होगी सॉरी होगी। मान लीजिए ये पिंड है अपना, ये अपना पिंड है और इसमें देखो विपरीत परस्पर विपरीत दिशा में, यानी इधर से मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, कितना न्यूटन लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, और इधर से कितना लगा रहा हूँ आपका 3 न्यूटन लगा रहा हूँ विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका परिणामी बल कितना हो जाएगा, आपका परिणामी बल हो जाएगा, परिणामी बल देखो परिणामी बल हो जाएगा आपका 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो कितना बचेगा आपका 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन किसके पास ज़्यादा होगा, आपका 5 न्यूटन के पास। तो वस्तु किसकी हो जाएगी आपकी दाईं ओर, वस्तु किस तरफ खिंचेगी आपकी दाईं ओर दिशा में खिंचेगी। तो 5 न्यूटन बल की दिशा, यह दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी दाईं ओर दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 64 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या आता है आपका।
आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसके कथनों पर विचार करना है। ये पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व याद करने उपयोगी, ये आपका सत्य कथन है। आर्किमिडीज सिद्धांत से आपके पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व आप याद कर सकते हो। पानी में बर्फ का तैरना, इसे समझा नहीं जा सकता। पानी का बर्फ में तैरना, इसे समझा जा सकता है, ये आपका गलत कथन है। नहीं समझा दिया होता, क्या हो सकता है आपका, समझा जा सकता है आर्किमिडीज सिद्धांत से। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है, यह भी आपका सत्य कथन है। जलयानों और पनडुब्बियों की डिजाइन आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि पनडुब्बियों को आपको पानी के अंदर उतरना पड़ता है। जलयानों पानी के, उसका कैसे आकार होना चाहिए, क्या उसकी डिजाइन होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी शेप ले सके। तो आपको 65 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 तो गलत है, 1 और 3। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में आपकी, 3 के अंदर। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या आपका, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम सार्वत्रिक होता है। यस, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सार्वत्रिक होता है। यह सदैव आकर्षण का होता है, ये भी सही है। यह सौरमंडल के सभी सदस्यों कणों पर लागू होता है, ये भी सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, देखो ये भी सही है अपना, आकर्षण तो होता है इसके अंदर, सौरमंडल के सभी कणों पर भी लागू होता है। यह सभी द्रव्यमान पर सभी दूरियों पर लागू होता है, यहाँ सभी दूरियों पर लागू होता है, ये सही है। यह माध्यम से प्रभावित नहीं, ये भी आपका सही कथन है। तो सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 66 के अंदर क्यों हो जाएगी। देखो चंद्रमा का भी पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो और माध्यम का भी प्रभावित नहीं करता है। ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो नीचे हवा चल रही है, तो ऐसा थोड़ी है वस्तु हवा में तैरने लग जाएगी। मान लो आप छत से कूदोगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप हवा के माध्यम से क्या हो जाएगा, आप अंदर ही रह जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे। नीचे तो गिरोगे, गुरुत्वाकर्षण आपको खींचेगा, तो माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 मीटर। देखो पृथ्वी की सतह पर कितना आपका 60 मीटर, तो चंद्रमा की सतह पर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होता है आपका 1/6 गुना होता है किसका, आपका पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी सतह का कितना होता है आपका भार 1/6 गुना, तो 1/6, और पृथ्वी सतह का भार कितना दिया हुआ हमें 60 न्यूटन। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60 में 6 का भार कितने बार जाएगा, 10 बार, तो 10 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 न्यूटन कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका Gm1m2/r²। तो r² मतलब क्या है, दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की क्या है, दूरी है। यदि इस r को हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं, दूरी को क्या करते हैं, दुगना करते हैं, दुगना दुगना होता है, तो कितनी हो जाएगी, इसको दुगना करेंगे हम तो 4 हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका चौथाई भाग, चौथाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 68 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 69 क्या आपका, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, आप जानते हो रॉकेट संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन के तीसरे नियम पर, स्वयं संरक्षण के नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम, फुटबॉल के खेल के में गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती हुई बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींच सकता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है, बॉल पर अधिबल लगाता नहीं, बॉल को अधिबल नहीं लगाता, बॉल के जो बल लग रहा है, बॉल का जो बल लगता है उसके अपने हाथों को पीछे इसलिए लगता है क्योंकि उसके बल को कम करने के लिए करता है ताकि उसको चोट नहीं लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो बॉल हाथों पर लगाया गया बल को कम करता है, ये आपका सही कथन है। संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि करता गलत कथन है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी करता गलत कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बॉल हाथों पर लगाए गए, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है कौन, आपका गोल रक्षक, ताकि उसको आसानी से पकड़ सके। लेस देखो क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा नियम सूर्य के प्रेरित गर्भ की कक्षाओं का नियम किसने दिया था आपको, यह पता है आपका केपलर ने दिया था। तो इसमें देखो ऑप्शन तो देख लो एक बार, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम नहीं, किरचॉफ का नियम नहीं, तो केपलर का नियम, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। केपलर के तीसरे नियम को आवर्तकाल का नियम बोलते हैं। केपलर के कौन से नियम को आवर्तकाल का नियम बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया। चलो ये बोलते हैं आपके प्रथम नियम को नहीं, द्वितीय नियम को नहीं, तृतीय नियम को बोलते हैं। तो 72 में केपलर के कौन से नियम को आवर्तकाल का नियम बोलते हैं, आपके तीसरे नियम को। तो आंसर हो गया आपका 72 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण अवस्था में पाया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वस्तुएं टिक नहीं पाती, ऐसी तैरती, जैसे देखते नहीं होगा आप, चंद्रमा पर जाता है वो एक पैर यहाँ रखता है, फिर हवा में उड़ता है, फिर आगे जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण होता है वहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्षीणता के कारण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। चलो विचार करते हैं। वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना, सितार की डोरियों की गति, बिजली के पंखे में पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, बजते समय डोलों अथवा तबलों की झिल्लियों की गति,
किसी परेड में सिपाहियों के मार्च या पास्ट की गति उपरोक्त में कौन से कथन आवर्त गतियों से संबंधित है? आवर्त गतियों से संबंधित कथन पूछा है हमें। तो देखो आवर्त गतियों से संबंधित कथन कौन सा हो जाएगा आपका? एक तो देखो वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर ले रहना, और दूसरा हो जाएगा सितार की डोरियों का गति। आपकी बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ अंकित चिन्ह गति, यह आपकी गलत है। और एक हो जाएगा आपका बजते समय ढोल तो तबलों की झिल्ली गति, ये भी आपकी आवर्त गति को जैसे वो कंपन करता है, जैसे ढोल बजाते हैं उन पर जो तार बंधे होते हैं, जो मणि होती हैं, जो छोटे छोटे घंटी सी लगी होती है, वो ऐसे चम 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 बजती रहती हैं। किसी परेड में सिपाहियों का मार्च पास्ट आवर्त गति पर संबंधित नहीं है। तो 1, 2 और 4 है। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 और आपका -7 का अंतिम क्वेश्चन है। बल का वह कारक है जो देखो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। ये आपका सत्य कथन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है बल। कि आज मान लो यहाँ पर वस्तु खड़ी है तो इसमें बल लगाए जाएंगे ए पर, तो ये 20 स्थान पर जा सकती है। वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। ये कोई तीव्र गति से जा रहा है, इधर भाग रहा है, इधर से कोई बल लगाया आपस में, तो यहाँ पर रुक जाएगा, ये परिवर्तन कर सकता है। ये भी सत्य है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। यस कर सकता है। मान लो इधर से कोई बॉल जा रही है, इधर से पकड़ के इधर ही वापस फेंक दी, तो दिशा में परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ थोड़ा सा। वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन कर सकते, वस्तु के आकार में आकृति परिवर्तन कर सकती है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब देखो बल से क्या हो सकता है? मान लो एक गुब्बारा लो आप, ये मान लो एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे में हवा भरी हुई है, फुल है, तो इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? यदि इस गुब्बारे को हम बल लगाएं तो एक बेलनाकार आकार में बन सकता है, इसे दबाया जा सकता है। कोई पत्थर है, पत्थर को हम दबाएंगे, जो लगाएंगे तो उसका जो चूर्ण चूर्ण हो जाता है, मतलब पिस जाता है। वो जगह होती है तो पहले उन जगहों में एडजस्ट होता है, फिर ज़्यादा बल लगा जाता है तो फिर उसका चकनाचूर हो जाता है। तो ये भी आपका परिवर्तन भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन कौन सा है? चारों सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। ये हमने -7 है आपका कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।